डालिए साहब। तो पहले एक छोटी सी बात बता दूं, लिख लीजिए सम इंपॉर्टेंट सरफेसेस, सम इंपॉर्टेंट सरफेसेस। देखो सरफेस क्या होती है पहले तो वो चीज समझते हैं। सपोज कीजिए लिक्विड है, तो इसमें सरफेस क्या है, एयर और लिक्विड, इन दोनों को मिलाने वाली चीज। दो मीडियम होते हैं और उनके बीच में क्या होती है, उनको सेपरेट करने वाली एक सरफेस होती है। तो दो मीडियम होने चाहिए, दो मीडियम होंगे तो एक सरफेस बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ड्रॉप में कितनी सरफेस होती है, ड्रॉप क्या होती है, पानी की, तो अंदर क्या होगा, पानी, बाहर क्या होगा, एयर, तो कितनी सरफेस है, एक। ये एकमात्र सरफेस है, इसमें एक सरफेस होती है। अगर मैं बबल की बात करूं, बबल में अंदर क्या होता है, गैस यानी कि एयर, और बाहर क्या होता है, पानी, और बीच में क्या होता है, साबुन। साबुन का मान लो तो ये इस तरह से होता है। यहां पे मान लीजिए आप सोप है, अंदर क्या है, एयर, बाहर क्या है, एयर। कितनी सरफेस होगी, एक सरफेस ये हो गई और एक ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, टू सरफेसेस। और आइए बबल इन वाटर, पानी के अंदर कोई बबल है तो ये पानी है। अब इसमें कोई बबल बन गया तो अंदर क्या है, एयर है, बाहर क्या है, पानी का बबल मान लो, वाटर बबल, बाहर क्या, वाटर है, तो कितनी सरफेस होगी इसमें, वन सरफेस। और आइए फिल्म, सपोज कीजिए आपने एक वायर ऐसे लिया, इस तरह का वायर लिया और साबुन के घोल में मिलाकर कैसे निकाल दिया, तो इस तरह की फिल्म बन जाती है, होती है। इधर क्या है, एयर, साबुन, साबुन, एयर, पीछे एक सरफेस इधर बनी है, एक सरफेस इधर बनी है, तो इसमें भी क्या होती है, टू सरफेसेस होती है। ठीक है, लिखो इसको, लिखो सोप फिल्म लिख लो इसको। और जनरली फिल्म का मतलब ही होता है दो सरफेस। अब सपोज कीजिए आपने एक ऐसे, ये एक्चुअली ये न्यूमेरिकल में से निकाला था मैंने, तो मैं उसी को यहीं लिखा देता हूं। एक आपके पास कोई पिन है या कील है, कील को क्या बोलते हैं, कील को नेल, चल कील, चल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कील किसी सोप फिल्म के ऊपर पड़ी हुई है, पानी के ऊपर पड़ी हुई है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से। अब मैं डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, तो इसमें क्या होता है, इधर भी एक सरफेस बनती है और एक इधर भी बनती है, इस तरह से। अगर ये इस तरह से पानी के ऊपर पड़ी हुई है तो दो सरफेस बनती है इसमें बेसिकली, एक और एक, दो। तो ये एक फिल्म की तरह काम करती है, तो यहां पे भी टू सरफेसेस आपको माननी पड़ती है। तो ये बेसिक दिमाग में रखना कि किस तरह की सरफेस, मतलब किसमें कितनी सरफेस होती है। हेडिंग डालिए सरफेस एनर्जी, यहां से आपको सरफेस टेंशन की फील आने लग जाएगी। हेडिंग डालिए सरफेस एनर्जी। चलिए पहले थ्योरी समझाते हैं एक एक करके, फिर इसकी कैलकुलेशन करते चलते हैं, है ना। सपोज कीजिए ये कोई लिक्विड है, यहां पर बाहर कोई मॉलिक्यूल है, तो बाहर एयर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से खींच रहे होंगे, इसलिए कहां पर है, बाहर की तरफ। इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसके संपर्क में आता है, तो यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको अपनी तरफ खींचेंगे और इस पर एक नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा।
ये काहे का मॉलिक्यूल है? ये पानी का मॉलिक्यूल है, और ये भी क्या है? पानी। ठीक है, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये थोड़ा अंदर आएगा इस तरह से। अब इस पर इधर 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 10⁻⁹ मीटर के रेडियस में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे सब इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ये फोर्स लगा इतना, ये फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल इसमें नीचे होंगे। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं। अब ये फोर्स कम इसलिए हो गया क्योंकि ये जो वाले फोर्स होंगे इसका एक कंपोनेंट इधर भी आने लग गया होगा, और वो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करने लग गया होगा। अब ये और नीचे आया तो अब ये वाले फोर्स तो कैंसिल कर देंगे, इसका भी एक एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो कम ही मॉलिक्यूल बचेंगे जो इसको नीचे की तरफ फोर्स देंगे। अब ये फोर्स क्या हो गया? और कम, सबसे ज्यादा कम कम। और जब ये इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पूरा अंदर आ जाएगा तो इस पर चारों तरफ से फोर्स लगेगा और इस पर लगेगा नेट फोर्स 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए पहले। तो ओवरऑल बात यह हो गई कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है, अगर पानी का कोई मॉलिक्यूल यहां है तो इसको चारों तरफ से खींच रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, और इसलिए इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल मिलेंगे उन पर लगातार नीचे की तरफ एक फोर्स लगता रहेगा। ये जितना अंदर की तरफ घुसेगा इस पर लगने वाला नेट फोर्स धीरे 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 कम होता जाएगा। बनाइए डायग्राम। अब इस कहानी के आगे का काम देखिए, इसका क्लाइमेक्स पार्ट देखिए। अब मैं ये समझ सकता हूं कि इस तरह से एक लिक्विड है और यहां पर एक लिक्विड का पार्टिकल है जिस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। यहां पे भी कोई पार्टिकल है, इसके भी चारों ओर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। लेकिन यहां पर एक पार्टिकल है, या यहां एक पार्टिकल है, या यहां एक पार्टिकल है, इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। अब बात यह आती है कि जब इसको नीचे की तरफ से मॉलिक्यूल अपने पास बुला रहे हैं, तो ये इतने प्यार से बुला रहे हैं तो चला क्यों नहीं जाता? तो ये बोलता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है यार। ठीक है, चलो वो छोड़ो। मैं ये कहता हूं, सुनो ध्यान से, कि ये मॉलिक्यूल अगर नीचे आ भी जाता है तो यहां पे क्या खाली जगह रहेगी? क्या खाली जगह तो होती नहीं। ऐसा कोई लिक्विड देखा है जिसमें बीच बीच में खाली जगह होती हो? नहीं होता। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। अब सोचना, ये मॉलिक्यूल नेट फोर्स है, इसको मैं यहां तक लाया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहां पर पहुंचा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये अगर लिक्विड है यहां, इधर, जब ये लिक्विड यहां पर पहुंचेगा तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसको ऊपर ले जाना चाह रहा हूं क्योंकि वो खाली जगह है, तो मुझे इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैं जो फोर्स लगाऊंगा उस फोर्स की वजह से ये यहां से लेकर के यहां तक जाएगा। तो मैंने फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस करा, तो मैंने एक काम करा है, मैंने एक वर्क करा है, और वो वर्क इस लिक्विड की सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैं जब वर्क करके इसको यहां तक लाऊंगा तो मैंने वर्क कर दिया है। अभी तक इस पे कोई वर्क नहीं था, यहां पे कोई नहीं, यहां पे कोई नहीं। जैसे ही ये सरफेस के कांटेक्ट में आया और इस पोजीशन में आया, इसको नीचे की तरफ खींचने लग गए। तो मुझे काम करना पड़ेगा, वो वर्क इस सरफेस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे बताइए, एक लिक्विड यहां पर है, एक लिक्विड यहां पर है, कौन से लिक्विड के पास एनर्जी ज्यादा है?
ऊपर वाले पे जो मैंने करा है, तो हमेशा सरफेस वाले मॉलिक्यूल मोर एनर्जी में रहते हैं, जबकि बल्क वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, लेस एनर्जी में होंगे। अब एक साइंस ये भी कहती है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो अपनी कम एनर्जी की तरफ जाना पसंद करता है। तो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल तुरंत नीचे आता है अपनी एनर्जी को कम करने। जैसे ही एनर्जी कम होती है ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है, जैसे ये यहां से जाएगा ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से सरफेस के मॉलिक्यूल लगातार नीचे आते हैं और नीचे के मॉलिक्यूल लगातार ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक डायनेमिक या टर्बुलेंस कह दो, जिसमें लगातार मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरह से घूमते रहते हैं। क्लियर? अब चौथी बात जो मैं समझाने जा रहा हूं वो ये है कि सपोज करो मैं इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ लाया और मैंने इसको दी 50 जूल की एनर्जी। इस 50 जूल की एनर्जी से ये मॉलिक्यूल यहां आ गया। अगर मैं इसको ज्यादा एनर्जी दे दूं तो ये मॉलिक्यूल ये सरफेस छोड़ जाएगा और ये आ जाएगा यहां पर। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इवेपोरेशन। इसीलिए पानी को उबालना होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और पानी उबलता कैसे है, पानी ऐसे तो उबलता है, अगर आप देखो तो बीच में तो क्यों, क्योंकि आपने यहां से इसको नीचे से इसको गर्म करा, इसको एनर्जी मिल गई। अब इसको एनर्जी मिली तो ये गया अपनी जगह पे, ये ऊपर जाता है। जैसे इसको एनर्जी मिलकर के ऊपर जाता है तो इधर वाले मॉलिक्यूल इधर से नीचे आ जाते हैं, तो वो इधर से आना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वो बीच में ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे उबलना चालू कर देता है। तो इवेपोरेशन होता है। तो यहां पे भी इसको कितनी जूल की एनर्जी लगती है, 50 जूल। तो जनरल कैलकुलेशन ये है कि सरफेस एनर्जी जो होती है हाफ ऑफ इवेपोरेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात ये समझाने में कामयाब हो गया कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और अंदर एनर्जी कम होती है। इसीलिए अब बताइए, जितनी बड़ी सरफेस होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। पांचवी बात, मोर सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब क्या करें, इसीलिए कोई भी सरफेस जो होती है ये कोशिश करती है कि मैं कैसी हो जाऊं, छोटी हो जाऊं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो मैंने तो खूब करा हूं। मैं अगर आप लोग यहां बैठे होते हैं तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूं। बट सब आप क्या करना, फ्लोर पर थोड़ा सा पानी फैला देना, पानी फैल जाएगा। अब उस फैले हुए पानी को हाथ से थोड़ा सा टच करके खींचना। जैसे आप खींचोगे तो वो खींचता है, लेकिन फिर आप छोड़ो तो ये वापस भागता है। किसी भी टेबल के ऊपर पानी ढोली, आपके पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप पे पानी ढोली चलिए। ठीक है, मतलब किसी भी टेबल पे पानी हल्का सा ढोलिए, उसको खींच करके ऐसे उंगली उठा लेना, वो वापस से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस क्या कोशिश कर रही है, छोटी होने की कोशिश कर रही है, अपनी सरफेस एनर्जी को कम करती है। इसीलिए पानी की बूंद होती है गोल, क्योंकि फॉर ए मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, फॉर ए गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया इज ऑफ स्फेयर। यह क्या अंग्रेजी लिखी मैंने, स्फेयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम। आप लोग भी यही करते हो, आप अपनी एनर्जी बचाने के लिए सिकुड़ जाते हो। कुत्ता सिकुड़ जाएगा, वो अपना एरिया कम कर देता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ज्यादा उसको ठंड लगती है। तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, कम होता है। इसीलिए ड्रॉप इज ऑफ स्फेरिकल शेप। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक सरफेस जो होती है वो कोशिश करती है कि मैं अपने आप को छोटा कर लूं। छोटा करने के लिए इधर उधर के मॉलिक्यूल उसको खींचते रहते हैं, लगातार खींचते रहते हैं, और इसी खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन।
हर एक मॉलिक्यूल कर रहा है कि खींच रहा हूं खींच रहा हूं खींच रहा हूं, और वो छोटी करने की कोशिश करता है, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। लिख लीजिए इसको। सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये सरफेस है और ये मॉलिक्यूल यहां पर इस तरह से आधा हो जाता है, तो अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ ले जाऊं तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नेट फोर्स 0 है, लेकिन जैसे ही मैं उसको यहां पर लेकर के आऊंगा तो इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा, इस तरफ। अंदर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं था, तो इसको यहां से यहां ले जाऊं, यहां कहीं भी ले जाऊं, मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसको मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना है, 2 से 1 तक पहुंचाना है, तो नीचे की तरफ जो नेट फोर्स लगता है ये रहा, इस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ेगा, और मैं जो वर्क करूंगा वही इसकी सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और बल्क में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार कि सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करी कैसे जाती है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक लोहे की वायर का एक फ्रेम है, इसको आपने सोप में ऐसे करके निकाला और इसमें बन गई एक फिल्म। ठीक है, तो इधर की तरफ सोप के मॉलिक्यूल होंगे जो इसको पीछे की तरफ खींच रहे होंगे, और इस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ऐसे ही इसके पीछे की तरफ वाली फिल्म पे भी खींच रहे होंगे, है ना, इस तरह की फिल्म होगी पीछे भी, इधर अगर इस वाले मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं तो इधर भी खींच रहे होंगे इस तरह से। ये हो गई इसकी लेंथ हो गई L। मैं ये चाह रहा हूं कि इसका जो एरिया है, अभी मैंने माना कि इसका एरिया कुछ है, मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगा करके बहुत मामूली सा बढ़ाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको मैं यहां तक खींच करके ले आऊं। कितना? डेल्टा एक्स खींच लाऊं। इस फिल्म को मैं यहां से पकड़ करके ऐसे ऐसे यहां तक ला रहा हूं। कि सर आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से मुझे इसको इधर की तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, और मैंने इसमें इतने का एक्सटेंशन कर दिया है। तो वर्क डन by external force to stretch the film is, अब कितना वर्क डन होगा? एक्सटर्नल फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, यही होगा। अब मैं इसको दोनों साइड से L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा L इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा ए। इतना एरिया पूरा बढ़ गया। रुक जाओ। हेयर एक्सटर्नल फोर्स, कितना फोर्स लगाओगे आप? मिनिमम, जितना कि अंदर लग रहा है। और अंदर कितना फोर्स लग रहा है? नहीं, आपको याद है सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन होता है यहां कितना फोर्स लग रहा है, यहां कितना लग रहा है। 1 मीटर पे लग रहा है टी फोर्स, तो L मीटर पे कितना फोर्स लगेगा? T इंटू एल। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? T इंटू एल। बस नहीं, L तो ये काउंट करा है आपने, लेकिन पीछे वाली सरफेस भी तो है। For 2 surfaces, net force is 2T delta L। अब ये वैल्यू रखो, L है चल, और L डेल्टा एक्स को आप क्या कह सकते हो? L डेल्टा है, वो भी सिर्फ आगे वाला काउंट करा आपने, और पीछे वाला भी करोगे
तो ये और ये दोनों काउंट हो जाएगा, तो यानी कि T इंटू 2L डेल्टा एक्स, इसको आप कह दोगे डेल्टा ए। क्लियर? तो ये होती है आपके पास, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल, सॉरी, एज अ सरफेस एनर्जी ऑफ फिल्म। अब देखिए, मैं इसको खींचूंगा यहां पर, तो मैंने वर्क कर दिया है, वो वर्क इसकी सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जैसे मैं छोड़ूंगा तो सरफेस टेंशन फिर से उसको छोटा कर देगा। ये वही गेम है कि आपने फ्लोर पे पानी फैलाया, उसको खींचा, आपने वर्क कर दिया, आपने हटाया, ये अपनी मिनिमम एनर्जी की तरफ फिर से भागा। डन? चलिए, तो अब देखिए न्यूमेरिकल टिप। दो फॉर्मूले आपके पास हमेशा होंगे, टी एफ इंटू एल और टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। इस फॉर्मूले का यूज कब करना? जब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, जैसे हमने यहां फोर्स निकाला, और सरफेस से मल्टीप्लाई जरूर करना है ना, ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज तब करना जब वर्क या एनर्जी जैसी कोई फीलिंग आ जाए क्वेश्चन में। तो यहां हम कह सकते हैं कि T इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहां पे एक डेफिनेशन और निकल के आती है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहां पे बेसिकली इसको ऐसे याद करना, F इज इक्वल टू एन टी एल। सुना 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 सुना, F इज इक्वल टू एन टी एल। एन क्या है? नंबर ऑफ सरफेसेस। तो यहां से फोर्स निकलेगा, और W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। और यहां भी क्या हो गया? नंबर ऑफ सरफेस। तो F इज इक्वल टू टी एल नंबर ऑफ सरफेसेस से, F इज इक्वल टू टी डेल्टा नंबर ऑफ सरफेसेस से। आइए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो काफी फेमस है, कई स्कूलों में कई टीचर्स कराते हैं, शायद एनसीईआरटी या सब जगह दिया भी होगा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि एक साबुन की फिल्म है, ठीक है, या यूं कहो एक फ्रेम है इस तरह का, और इस पे साबुन की फिल्म है, और बीच में एक धागा इस तरह से आपने डाल रखा है। यह है सोप फिल्म और यह है थ्रेड। क्लियर? अब आप एक सुई से इसके अंदर वाली फिल्म को फोड़ देते, तो आपको बताना है कि इस धागे की शेप कैसी हो जाएगी। पहले आप फोटो लिए बनाइए और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ इनर फिल्म ऑफ थ्रेड इज pricked by a needle, if inner film of thread is pricked यानी फोड़ दी गई है या broken, कुछ भी, by a needle,
what will be the shape of the thread and why? शेप तो कई लोग बता देंगे, बट वाई मुझे ढंग से कोई चीज बता दे तो बता देना। हाँ जी बोलिए, जो वाई मुझे समझा पाए वो आंसर दे दे। चलिए अब देखो समझने वाली बात क्या है, आपने जब इसको अंदर से फोड़ दिया तो क्या अंदर फिल्म है? क्या नहीं है, फिल्म सिर्फ बाहर बची, ये फिल्म है। इस फिल्म की सरफेस एनर्जी कम होनी चाहिए। इसकी एनर्जी कम कब होगी? जब ये चीज सबसे छोटी हो जाएगी। ये वाली चीज छोटी कब होगी? जब ये वाली चीज बढ़ जाए। तो अंदर वाला एरिया अगर बढ़ गया तो बाहर वाला एरिया कम हो जाएगा, तो बाहर वाली फिल्म की सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। अंदर वाला एरिया कब बढ़ेगा? जब वो सर्कल बनाएगा, क्योंकि फॉर ए गिवन लेंथ एरिया ऑफ स्फेयर, जो अर्नब बोला था, मैक्सिमम होती है। तो अंदर का एरिया मैक्सिमम हुआ, इससे बाहर का एरिया कम हो गया, और बाहर का एरिया जब कम हुआ है तो सरफेस एनर्जी बाहर वाली फिल्म की कम हुई, अंदर वाली की नहीं करनी थी, अंदर तो फिल्म ही नहीं थी। लिखिए इस बात को और डायग्राम बनाइए, इसको ऐसे करके इसको बना दीजिए सर्कल। मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, लिखिए आंसर है सर्कुलर इन शेप, थ्रेड विल बी इन सर्कुलर शेप। लिखिए फॉर in this case the liquid film tends to decrease its surface area due to surface tension. And the thread will turn into a circular shape. Thread will turn into a circular shape because for a given perimeter, surface area of circle, स्फेयर मत लिख देना यश, surface area of circle is maximum. Hence surface area of remaining film will be minimum. चलिए हेडिंग डालिए, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस। बेसिक समझते हैं। सपोज कीजिए कोई सरफेस ऐसी है, यहां पे प्रेशर है P1, यहां पे प्रेशर है P2। क्या लगता है आपको कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? सरफेस है ये, है ना, तो यहां पे एक अलग लिक्विड है, यहां एक यह अलग फ्लूइड, यहां अलग फ्लूइड, तो कैसे ये सरफेस ऐसी क्यों बनी? कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 या P2? P1 ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो ये पता लग गया कि इस तरह की सरफेस पे P1 ज्यादा होगा P2 से, और इस तरह की सरफेस पर P2 ज्यादा होगा P1। और अगर सरफेस फ्लैट है तो ये सिंपल आपको लॉजिक समझ में
आना चाहिए। लिख लीजिए इसको भी, लिखिए प्रेशर डिफरेंस इन अ ड्रॉप, इंपॉर्टेंट करना, प्रेशर डिफरेंस इन अ ड्रॉप। ड्रॉप कितनी सरफेस होती है? एक। ड्रॉप कैसे बनी है वो देखते हैं पहले। सपोज कि ये एक ड्रॉप है, ये मैं इस ड्रॉप का साइज इतना बड़ा करना चाह रहा हूं, ठीक है, यानी कि डेल्टा आर से इसकी रेडियस को इंक्रीज करना चाह रहा हूं। अभी अंदर कितना प्रेशर लग रहा है? P इनसाइड, और बाहर से कितना प्रेशर लग रहा होगा? P आउटसाइड। कौन सा प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला, कराया था ना, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, तो इस प्रेशर की वजह से इस पर फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर? बाहर से भी कोई प्रेशर लग रहा है और उसका भी अपना फोर्स लग रहा होगा, बट ये अभी रुका हुआ है, पिछका थोड़ा ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर वाले प्रेशर से, तो ये फैला क्यों नहीं? ओके, तो अब क्या चक्कर हो गया ये? तो हो ये रहा है कि इस पर एक फोर्स और लग रहा है। कहां गया फिर रेड पेन? ये रहा, वो है इसकी मॉलिक्यूल इसको अंदर की तरफ खींच रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ए सरफेस टेंशन फोर्स। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, इस पे अंदर की तरफ एक प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो एक फोर्स बनता है। इसके मॉलिक्यूल आपस में अंदर की तरफ खींच रहे होंगे सरफेस टेंशन से, और अगर इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो एक फोर्स ये भी बनता है, एक फोर्स ये बनता है, एक फोर्स ये बनता है, और बाहर से एक फोर्स और लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो बाहर की तरफ एक फोर्स आउट लग रहा है, एक अंदर की तरफ लग रहा है, और एक ये सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है। आप कहीं साइड में ये डायग्राम बनाइए, फिर ये वाला बनाइए, तब आएगा मजा। यानी कि इस वक्त इंटरनल फोर्स प्लस सरफेस टेंशन का, सॉरी ये इधर है ना, हाँ, तो इंटरनल फोर्स जो ज्यादा लग रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? FO प्लस F, ठीक है, FT कर दो इसको, इसलिए ये रुका हुआ है। पहली बात ये समझ लीजिए कि कोई भी बूंद बूंद की शेप में ये होती है, और फोर्सेस का बैलेंसिंग ये होता है। मैं चाहता हूं इस R रेडियस की बूंद को फैला करके इतनी बड़ी बूंद में बदल दूं, जिसकी रेडियस हो जाएगी R प्लस डेल्टा R। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अब यहां देखिए, अगर मुझे इसको बढ़ाना है, इसको आगे की तरफ खींचना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसको कितना खींच रहा हूं मैं? डेल्टा R। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊं मैं, ये देखने वाली बात है। तो इंटरनल फोर्स कितना लग रहा है? PI इंटू एरिया, ये वाला, और जब ये बड़ा हो जाएगा, एक सेकेंड, अंदर वाला फोर्स ज्यादा है, PI इंटू A इंटू डेल्टा R। पूरा पूरा माइनस नहीं हो जाएगा? P आउट, भाई अंदर वाला फोर्स ज्यादा है बाहर वाले से,
तो अगर मुझे इसको खींचकर लेके जाना है तो मुझे इन दोनों के डिफरेंस के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये वर्क अगर मैं निकालने बैठूं तो P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल, प्रेशर में डिफरेंस, एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। ये मुझे वर्क करना पड़ा अगर मैंने इसको बढ़ाया है। लेकिन एक थ्योरी ये कह रही है कि TL भी लग रहा है, तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन भी निकाल सकते थे आप। जो इसके को मैं आगे खींचूंगा तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी सरफेस को बढ़ाया है तो इसकी सरफेस एनर्जी आ जाएगी। तो T इक्वल्स टू W बाई डेल्टा ए। तो W क्या होता है, नंबर ऑफ सरफेसेस एक, T इंटू डेल्टा ए। अभी डेल्टा ए क्या वाला है, एरिया में डिफरेंस, यानी कि फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या है, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर। 4 पाई ये खुलेगा तो ये तो घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा आर इंटू आर, और डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, so can be neglected, so डेल्टा आर स्क्वायर इसको नेगलेक्ट कर दो तो ये बचा 4 पाई, यानी कि हो गया 8 पाई आर डेल्टा आर। ये आ गया मेरे पास डेल्टा ए। ये वैल्यू अगर मैं रख दूं T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, और ये दोनों वर्क डन बराबर होने चाहिए, P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, T 8 पाई आर डेल्टा आर। अब काट पीट मचा करके देखोगे तो 2T बाई आर, दैट इज योर आंसर। अच्छा ये ओवरऑल पहले मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी बूंद अगर स्फेरिकल शेप में है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। एक अंदर के प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, एक बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, और हमें पता है कि इस सरफेस में अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है। तो दिमाग में यह आता है कि जब ये फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो कोई भी बूंद स्फेरिकल हो कैसे सकती है, तो और बड़ी होती जाएगी। तब मैंने बताया कि इसमें एक अंदर की तरफ सरफेस टेंशन भी काम करता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर मैं इस बूंद को फोर्स लगा करके थोड़ा सा बड़ा करना चाहूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इनके डिफरेंस के बराबर मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैंने वर्क कर दिया, जो मैंने इसको खींच करके बड़ा करा है तो मैंने इसकी सरफेस एनर्जी को बढ़ा दिया होगा, तो वो सरफेस एनर्जी का वर्क भी होगा कुछ ना कुछ। तो वो वर्क जो आएगा वो टी डेल्टा से आएगा। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अंदर की तरफ जब ये फोर्स लग रहा है तो आप इस फोर्स के अगेंस्ट भी तो काम कर सकते थे, बट ये फोर्स नेट नहीं, नेट फोर्स थोड़े ना है। नेट फोर्स तो ये अगर मैं देखूंगा इस वक्त तो ये सारे तो फोर्स ही बैलेंस हो गए, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं, टीएल फोर्स लगा नहीं सकता, सिर्फ वही थोड़े ना है, वो तो बैलेंस हो गया सब कुछ। तो मैं यहां से उस वर्क को निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सरफेस एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा कि अगर कोई सरफेस एरिया ए है उसको बढ़ा करके डेल्टा ए और बढ़ाना है तो कितना एनर्जी में चेंज आता है, वही तो वर्क डन होगा।
सिंपल सिंपल हिसाब है। मैं क्यों इसके चक्कर में फंसू? जब मुझे सरफेस टेंशन की वैल्यू देगा क्वेश्चन में, तो मैं सिर्फ डेल्टा ए कैलकुलेट कर लूंगा। तो टी डेल्टा ए से मैंने निकाल लिया, फाइनली इसकी आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। और मैंने गणित लगा करके डेल्टा ए की वैल्यू यहां पर निकाल दी। अब इसने बोला कि वर्क इतना करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं सरफेस एनर्जी में इतना बढ़ेगा, तो जितना वर्क करा है उतना तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। तो ये दोनों वैल्यू मैंने बराबर कर दी। तब मुझे पता लग गया कि डिफरेंस अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ रेडियस अगर आर है तो अंदर वाला और बाहर वाले में, तो अंदर वाला बाहर वाले से 2t/r बड़ा होता है। ये मैं बाद में भी बता दूंगा। अब सेम डेरिवेशन हम करेंगे बबल के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कहलाता है। या तो ड्रॉप पूछेगा या बबल पूछता है, ठीक है। तो उसमें भी नोट्स में भी बिल्कुल तमीज से लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर हम इसको बबल के लिए करेंगे तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे सरफेस एनर्जी डबल हो जाएगी, क्योंकि सरफेस 2 है। जैसे यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2t/r की जगह 4t/r आ जाएगा। खत्म हो गया डेरिवेशन। डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को आपका होमवर्क है, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर डिफरेंस फॉर बबल। और ये करके रख लेना, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और ये यहां तक निकाल देना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। उस बबल का डायग्राम कैसे बनेगा? ये है पहला डायग्राम, बढ़ा करके आप इसको ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा आर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आर, ठीक है। और अंदर से फोर्स लगेगा पी आई, बाहर से लगेगा पी ओ। दो सरफेस होती है ना, बस, और कोई बात नहीं है। ये आपके पास सरफेस है। और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। चाहो तो लिख लो बैठ करके, मेरी तरफ से क्लास खत्म होगी। जो अपने आप कर सकता है वो अपने आप कर लेना, जिसको लिखना है लिख ले।